में हम चैप्टर करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी। इन दी प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन किस तरह से करता है, द कॉज ऑफ मोशन, मोशन किसके कारण होता है, और ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है। Another concept that help us to understand the interpret many natural phenomena, that is work। इस चैप्टर में जो है हम वर्क के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है। और हमें पता है थोड़ा थोड़ा वर्क, एनर्जी, पावर ये आपस में रिलेट करते हैं। वर्क और एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज़। ठीक है, हमें फूड क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि फूड जो है एनर्जी का सोर्स है। जब मेरे पास एनर्जी होगी तो मैं अपने सारे के सारे काम कर सकती हूँ। ठीक है, लिविंग बींग्स को बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है और उन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। द एनर्जी दो फॉर दोज प्रोसेस कम फ्रॉम फूड। अब उन काम को करने के लिए हमें पता है कि हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उन काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम इसीलिए फूड खाते हैं। मान लो आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आपका फास्ट है। 2 दिन क्या, 1 दिन ही मान लो आपका फास्ट है, आप कुछ नहीं खाते, तो आपके पास कैपेबिलिटी नहीं रहती कि आप कोई काम कर पाओ। तो फूड क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, कौन से काम करने पड़ते हैं? जैसे प्लेइंग, बच्चे खेलते हैं, गाना गाने के लिए, रीडिंग करने के लिए, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। एक्टिविटीज़ आर, इस वर्ड का मतलब है हार्ड। जो एक्टिविटीज़ थोड़ी हार्ड होती हैं उनको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। मान लो एक आपको छोटी मैं बास्केट उठाने के लिए कह दूँ, आप जल्दी उठा लोगे। वहीं अगर मैं कहूँ कि आप अकेले ही एक टेबल उठा लो, नहीं उठा पाओगे। तो उस वर्क के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू आपको बास्केट उठाने के लिए। बास्केट, छोटी वाली बास्केट तो आप एक हाथ से भी उठा सकते हो, है ना। एनिमल्स को भी फूड चाहिए। क्यों? एनिमल्स कौन सा काम करते हैं हमारी तरह? वो देखो, वो क्या करते हैं? जंप करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, और वो अपने आप को बचाने के लिए फाइट भी करते हैं। ठीक है, फाइंड फूड और सेफ प्लेस, अपने लिए खाना ढूंढते हैं। उनको थोड़ी ना खाना अपने आप मिल जाता है, लो खा लो। वो उनको खाना ढूंढना पड़ता है, फिर वो अपने रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। ठीक है, ऑल्सो वी एंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट। अब हम कुछ एनिमल्स को, जैसे कि आपने देखा होगा बैल वगैरह, है ना, उनको पहले के समय में, अब के समय में तो मशीन्स आ चुकी हैं, पहले अभी भी कई विलेजेस में ऐसा होता है कि जो है उनके पीछे, मतलब उनसे काम लिया जाता है ना, उनसे काम लिया जाता है। बुलॉक कार्ड आपने सुना होगा, जिसके पीछे ऐसे लगा के आगे वो बुल होता है ना, तो उनसे काम लिया जाता है। वो उनको भी वॉक करना पड़ता है, उनको लोड ज़्यादा कैरी करना पड़ता है। क्या उनको फूड नहीं चाहिए? चाहिए है। ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड एनर्जी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमें एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए नहीं उनको वो काम करने के लिए, उनको भी ये काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी? उनके फूड से। थिंक ऑफ मशीन्स। अब मशीन के बारे में आप क्या सोचते हो? So list the machine that have come across. Why do they need for their working? Why do some engines require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and machines need energy? Machines को भी एनर्जी चाहिए भाई, हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब तक उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करोगे वो चलेंगे नहीं। ठीक है, तो उनको भी, मशीन्स को भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ओके, और फ्यूल, पेट्रोल, डीजल वगैरह भी कई बार हम देते हैं, मशीन्स को देते हैं। आपने स्विंग मशीन देखी होगी आपके घर में, जो कपड़े सीती है, उसको अगर आप तेल नहीं देते हो रेगुलरली तो वो जाम हो जाती है ना ऐसे, फिर चलती नहीं है, तो उसको भी कुछ देना पड़ता है, फ्यूल।
तेल ऑयल देना पड़ता है ना उसको, जो स्पेशल उसके लिए आता है। सो अब हम शुरू करते हैं वर्क। व्हाट इज़ वर्क? वर्क क्या होता है? देयर इज़ अ डिफरेंस इन वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ। अब देखो, हम अपने अभी आपको कुछ नहीं पता मान लो वर्क के बारे में, आप क्या कहोगे कि कोई पढ़ रहा है, आप कहोगे कि वो काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, वो पढ़ रहा है ना। कोई खेल रहा है, आप कहोगे उसको डिस्टर्ब मत करो, वो काम कर रहा है। और देखो, उन्होंने कहा है कि जो वर्क टर्म हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो साइंस की लैंग्वेज में देखें, साइंस के नज़रिए से देखें और अपने कॉमन लाइफ में देखें, तो उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। अब देखो, कोई ऑफिस का काम कर रहा है, चेयर पे बैठा है, ठीक है, ऐसे बस बैठ के काम कर रहा है, आप कहोगे कि वो सुबह से काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, बट इन दी लैंग्वेज ऑफ साइंस उसने कोई काम नहीं करा है। तो कॉमन लाइफ में और हमारे साइंस की लाइफ में जो वर्क टर्म है उसका बहुत डिफरेंट मीनिंग आता है। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क। अब कोई बच्चा है जो प्रिपेयर कर रहा है एग्ज़ाम्स के लिए, है ना, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन अ स्टडी। आप भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको भी बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है, स्टडी करनी पड़ रही है। मान लो आप कंटिन्यूसली 3 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, तो आप थक जाते हो, बाद में एनर्जी डाउन हो जाती है। या फिर कोई बच्चा रात तक पढ़ता है, सुबह रात तक पढ़ता है, एक टाइम के बाद बस एनर्जी डाउन हो जाती है। हम कहते हैं कि आज हमने बहुत काम करा है। शी रीड बुक्स, वो क्या पढ़ेगी, किताबें पढ़ेगी, ठीक है, ड्राइंग्स डायग्राम्स बनाएगी, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, मतलब कि अब ऐसे थोड़े ना एग्ज़ाम में कुछ भी लिख के आ जाओगे, थॉट्स रीऑर्गेनाइज करोगे अपने अंदर कि इसका ऐसे आंसर लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। कलेक्ट क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेगी, क्लासेस को अटेंड करेगी, प्रॉब्लम को डिस्कस करेगी अपने फ्रेंड के साथ और एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेगी। अब इतने सारे काम किए है उसने, है ना। शी एक्सपेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दीज एक्टिविटीज़। उसने एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाई है, एनर्जी तो लगी ही है उसकी। शी इज़ इन कॉमन लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि शी इज़ वर्किंग हार्ड, है ना, वो बहुत मेहनत कर रही है। शी इज़ वर्किंग हार्ड इन कॉमन लैंग्वेज में कहा है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ़ वी गो बाय साइंटिफिक डेफिनेशन। अब यार कितना डिफिकल्ट काम है ना, ये सारा उसने करा, बुक्स, क्वेश्चन पेपर, डायग्राम्स रीड किए, एक्सपेरिमेंट्स करे, है ना, क्लासेस अटेंड की है। कितना हार्ड वर्क है, कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और हम कह रहे हैं कि उसने काम भी किया है। बट साइंस की लैंग्वेज में देखें, उसने बहुत थोड़ा काम किया है। या तो हम देखें कि वो बैठ के पढ़ रही है तो उसने कोई काम ही नहीं करा, ये कैसे हो सकता है। सो यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। मान लो बहुत बड़ी चट्टान है ना, आप उसको अब उसकी ओरिजिनल जगह से उठाना चाहते हो, दूर करना चाहते हो। लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट्स। अब कोई मान लो माउंटेन ही है ना, उसको आप धक्का लगा रहे हो, नहीं हिला सकते आप नहीं हिला सकते। यू गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्ट, आप पूरी तरह से थक जाओगे उसको करते करते। हाउएवर यू डू नॉट डन एनी वर्क रॉक एज देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक। अब इस पॉइंट को देखो कि आपने कोई काम ही नहीं करा, आपने कोई काम नहीं करा। देखो, वर्क को समझने के लिए हमें वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, देखो 9th क्लास में आपको कॉज वगैरह नहीं होते हैं, 9th क्लास में नहीं होते, लेकिन 10th में आ जाते हैं। कॉज एंगल ऐसे वैल्यूज़ पुट करते हैं, वो मैं इससे नहीं करवाऊंगी क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे फिर, है ना। अगर आप इसे करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क तभी हो सकता है अगर आपने फोर्स लगाई है और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब देखो, एक बहुत बड़ी रॉक है ना, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं हो रही है। आपने फोर्स लगाई, आपकी सारी एनर्जी लो हो जाएगी, आप थक जाओगे, है ना।
बट आपकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, इसकी पत्थर की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो वर्क फोर्स तो कुछ है, मान लो जो फोर्स लगाई है वो F है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, वो है 0, तो ओवरऑल जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 0। अब देखो जैसे उन्होंने कहा कि जो है जो एक लड़की है जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही है, वो क्या करेगी, एक चेयर पे बैठ जाएगी और टेबल रख लेगी और अपना काम करती जाएगी, उसकी एनर्जी लग रही है, फोर्स थोड़ी बहुत ही लग रही होगी सामान उठाने में या कैसे कैसे, बट अगर हम उसकी बात करें वो बैठी हुई है ना, और वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या, क्या एक जगह बैठी हुई है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो उसका जो वर्क डन है वो 0 है। इसका मतलब चाहे वो क्वेश्चन पेपर्स, एक्सपेरिमेंट्स, पेपर सॉल्व कर रही है, पढ़ रही है, लेक्चर्स ले रही है, बट हार्ड वर्क कर रही है, बट साइंस की लैंग्वेज में उसने कोई काम नहीं करा, क्योंकि उसकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई है और ना ही कोई फोर्स है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 वर्क डन हो जाएगा। अब आप कहोगे फोर्स तो है, कौन सी फोर्स है भाई, वेट फोर्स विच इज इक्वल्स टू mg, वेट फोर्स mg। क्यों, अगर वो मान लो यही है, वो बैठी हुई है तो नीचे की mg तो mg लग रही है बेटा, mg लग रही है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, वो एक जगह बैठी ही हुई है, तो इस केस में जो आपका वर्क डन है वो आपका 0 ही है, ठीक है, उसका जो वर्क डन है वो 0 ही है इस केस में। You get completely exhaust, however you have not do any work because there is no displacement of the rock। अगर वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर आपने फोर्स नहीं लगाई है तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो वर्क डन है वो 0 है, तो इस केस में जो फोर्स है वो आपकी क्या होगी, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास यहाँ पे क्या होगा, मास कभी चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कोई नहीं है, एक्सेलरेशन ही नहीं हो रही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। क्यों, वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है। भाई हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है, बट जब भी आपने फोर्स लगा दी तो एक्सेलरेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। मान लो आप डेली लाइफ में देखते हो या फिर कभी भी नोटिस करा है, बॉल ऐसे अपने आप चलती जाती है, कोई फोर्स लगा रहा है नहीं लगा रहा, तो उस केस में फोर्स तो 0 है भाई, फोर्स तो 0 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है ना। अगर वर्क डन क्या है, डिस्प्लेसमेंट मान लो d है, फोर्स 0 है, तो वर्क डन तो 0 ही हो जाएगा, चाहे उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर अभी फोर्स नहीं लगी। मान लो बॉल को रोकने के लिए मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, ये एग्जाम्पल छोड़ो, मान लो आप चला रहे हो बाइक, है ना, बाइक चल रही है इस तरफ को, तो जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने जैसे ही ब्रेक लगाई वैसे ही आपकी जो है गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, नहीं, जैसे ही आपने ब्रेक लगाई 1 मीटर 2 मीटर की वो क्या करेगी, थोड़ी डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो इस केस में आपका वर्क डन हुआ है, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा डिस्प्लेस भी करेगी, फोर्स लगने के बाद फोर्स चाहे पीछे को लग रहा है, बॉडी थोड़ा डिस्प्लेस करेगी, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पे वर्क डन कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। बट आप पढ़ोगे कि ये नेगेटिव वर्क टर्म की एग्जाम्पल है। So the way we understand the term work in the science, work is not done। इस केस में अगर आप साइंस की लैंग्वेज में देखें तो आपने कोई वर्क डन नहीं किया है। मान लो आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो एंड यू रीच दी 2nd फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अब स्टेयर्स को चढ़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आप फोर्स लगा रहे हो, क्यों, अगर फोर्स नहीं लगेगी तो आप तो बैठे रहते, है ना, फोर्स लगा रहे हो और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, पहले फ्लोर से आप दूसरे फ्लोर में गए, तो इस केस में वर्क डन है। यू मे इवन क्लाइम अप अ ट्री, ट्री के ऊपर चढ़े हो तो फोर्स से ही चढ़े हो गए, एनर्जी होगी, और
डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है. इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन, दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क. बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाना और ट्री को चढ़ना. In day-to-day life, we considered any useful example, physical, mental labor as work. चाहे हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, चाहे हम मेंटल वर्क कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं. एक्टिविटीज़ जैसे कि खेलना, फील्ड में खेलना, फ्रेंड्स के साथ टॉक करना. ह्यूमिंग अ ट्यून का मतलब क्या है कि आपके माउथ बंद है, माउथ बंद है फिर भी आप ट्यून निकाल रहे हो. अपना माउथ बंद करके देखो और ट्यून निकालो, उसे कहते हैं वॉचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन आर समथिंग नॉट कंसीडर्ड टू बी अ वर्क. क्यों? अगर आप फ्रेंड से टॉक करो, बैठ के करोगे, कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई फोर्स नहीं है. ट्यून निकाल रहे हो, कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई वो नहीं है ना, फोर्स नहीं है. मूवी देख रहे हो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. फंक्शन को अटेंड करो, एक जगह चेयर पे बैठे हो, खा रहे हो, नहीं, कोई वर्क डन नहीं है आपका. So these are not considered to be a work. ठीक है. Work depends upon the way we define it. We use and define the term work differently in a science. To understand this, let us do the following activities. तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. इसको हम एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा. साइंटिफिक कंसेप्शन of work. To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situations. Push a pebble laying on a surface. एक surface के ऊपर pebble पड़ा है, stone पड़ा है. The pebble moves through a distance. ठीक है. You exert a force. अब pebble पड़ा है surface के ऊपर, वो कब तक move करेगा? क्या वो move करेगा अपने आप? नहीं. जब तक आप force नहीं लगाओगे वो move नहीं करेगा. तो फोर्स लगाई, क्या होगा? इसकी थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. इन दिस सिचुएशन द वर्क इज डन. अब आपके पास ट्रॉली है, ट्रॉली अपने आप चलेगी नहीं, आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा. उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी. तो इस केस में फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, द वर्क इज डन. लिफ्ट अ बुक थ्रो या हाइट. मान लो कंसीडर करो कि ये एक टेबल है. ठीक है, ये आपका पूरा टेबल है. ये मान लो इसके ऊपर रखी है आपने बुक. अब आपको बुक को उठाना है. बुक टेबल पे है, आप उसको उठाओगे, है ना. आपने मान लो यहाँ तक उठाया, इतनी हाइट तक अपने हाथ तक ले आए, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ? फोर्स लगाई तभी बुक उठी. और डिस्प्लेसमेंट चाहे ऊपर की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट चाहे ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स लगी तभी बुक उठी, तो ये भी एक वर्क डन है. क्लोजर लुक टू एट अबव सिचुएशन रिवील्स दैट टू कंडीशंस यहाँ से मिलती हैं. फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगना चाहिए और फोर्स लगा है, ठीक है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगा रहे हो, बहुत भारी चीज़ है, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सो वो आपका वर्क डन नहीं है. इफ़ एनी वन ऑफ अ वर्क कंडीशन इज़ नॉट डन, अगर मान लो इन दोनों में से आपको, चाहे आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो वर्क डन नहीं है. आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉल वाले एग्जांपल में, लेकिन आपने फोर्स नहीं लगाया, तो कोई वर्क डन नहीं है. अब बुलडॉग इज़ पुलिंग अ कार्ट पीछे जो लगा होता है ना, बुलडॉग वाला बोलते हैं उसको, बुल कार्ट को पुल कर रहा है. द कार्ट मूव करेगा. देयर इज़ अ फोर्स ऑन द कार्ट के ऊपर फोर्स है, वो मूव कर रहा है. क्या इस केस में वर्क डन हुआ है? कमेंट करके बताना. अब आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. वर्क डन फोर्स से ही होता है अगर आप फोर्स लगा रहे हो लगातार. देखो वर्क डन, देखो बॉल वाली एग्जांपल में पहले आपने फोर्स लगाई है, लेकिन बाद में फोर्स लगा के बॉल को छोड़ दिया है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी का केस होगा, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, वर्क डन ज़ीरो हो रहा है, चाहे डिस्प्लेस हो रहा है. वर्क डन तभी होता है जब आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, तभी वर्क डन होता है. मैंने कहा आपके पास बॉल है, बॉल को आपने पहले फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद छोड़ दिया, बॉल अपने आप ही मूव करेगा. इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन कोई वर्क डन नहीं हो रहा है,
क्योंकि फोर्स एक बार लगी बाद में नहीं लगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं होगी तो फोर्स ज़ीरो होगा, फोर्स ज़ीरो है तो ओवरऑल वर्क डन ज़ीरो होगा। लेकिन कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, लगातार इस बॉल को पुश कर रहे हो, तो यहाँ पे वर्क डन है। हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? To understand this, we shall first consider the case when the force is acting in the direction of the displacement. अब देखो मैंने आपको एक पहला बताया कि बॉल को आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो तो डायरेक्शन भी इसी फोर्स किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है। बट हमने बाइक की एग्जांपल ली, ब्रेक अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट यहाँ, फोर्स यहाँ, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये पॉजिटिव वर्क डन, ये नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल है। लेट अ कांस्टेंट फोर्स, मान लो कि जो फोर्स आप लगा रहे हो वो एफ है, एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूँ, मान लो वो एफ है, एस इन दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एस क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, इसको तरफ फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट की इसी तरफ हो रही है, उसको एस मान लो। वर्क डन मान लो डब्ल्यू है, वर्क डन मान लो डब्ल्यू है, तो वर्क डन किसके बराबर होता है भाई, फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन ये होता है, ठीक है, जो ऊपर बताया है उन्होंने उसका डायग्राम भी बना रखा है। फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, थस द वर्क डन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल। तो वर्क डन क्या होता है, कोई फोर्स लगाती है, फोर्स के लगने से ही वर्क डन होता है, वो किसके इक्वल होता है, फोर्स की वैल्यू कोई मैग्नीट्यूड हो और उसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। द वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे भाई, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाउ वर्क कैसे स्केलर क्वांटिटी हो सकती है? अब देखो समझाती हूँ आपको। आपने जब फोर्स चैप्टर नंबर 8 करा होगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली हम पॉजिटिव कब लेते हैं जब राइट डायरेक्शन में हो, नेगेटिव कब लेते हैं जब लेफ्ट डायरेक्शन में हो, ये हम मान के चलते हैं ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है। अब क्या हो रहा है कि मैंने इस तरफ को फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ को हुई, तो वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू में एस, ये निकल के आ गया आपका वर्क डन। मान लो मैंने फोर्स इस तरफ को लगाई है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को हुई है, ये लेफ्ट हैंड साइड की एग्जांपल ली पहले हमने, अब राइट हैंड साइड में हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो जो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव फोर्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये कैंसिल हो गया, तो वर्क डन क्या आ गया, एफ एस, एफ इंटू में एस। अब देखो, चाहे आपने पीछे बॉक्स के मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में अपोजिट साइड में लगाई, फिर भी आपका वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव आया, वर्क डन नेगेटिव फोर्स इंटू में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, बट नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, तो फिर भी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इस केस में भी पॉजिटिव है, इस केस में भी पॉजिटिव है, तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन को कोई फ़र्क पड़ा नहीं, इसलिए जो हमारा फोर्स होता है वो इस केस में क्या, वर्क डन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो ऐसे वेरी नहीं करती है। इन इक्वेशन 10.1, अब देखो इक्वेशन 10.1 आपके पास ये रही, ये आपकी क्या है, इक्वेशन 10.1 है। इक्वेशन 10.1 हम यहाँ लिख लेते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि आपके फोर्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूटन में है, ये मीटर में है, तो ये 1 न्यूटन मीटर हो जाएगी, बट हम न्यूटन मीटर को हम इसको नाम देते हैं जूल, जूल कहते हैं, जिसको हम जे से लिखते हैं। गलत नहीं है न्यूटन मीटर भी, बट हम न्यूटन और मीटर को कंबाइनली जो है वो जूल बोल देते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क की जूल हो गई, ठीक है। सो इस केस में जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, 1 जूल, क्यों, फोर्स भी 1 न्यूटन है,
फोर्स 1 न्यूटन है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, क्या हो गया 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम जूल में लिखते हैं तो ये 1 जूल वर्क डन हो गया आपका। ठीक है, अब देखो लुक एट एग्जाम्पल इक्वेशन 10.1 वर्क डन का फॉर्मूला। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। वर्क डन क्या होगा जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज़ीरो होगी, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स ज़ीरो है और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो हो जाएगा। बट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। इस केस में जो वर्क डन है, फोर्स कुछ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो ओवरऑल वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। रेफर टू द कंडीशन देयर आर बी सेटिस्फाइड, से दैट द वर्क इज डन। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारी एग्जाम्पल 10.1, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स है 5 न्यूटन की, 5 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, इज एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, मान लो 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर, और अब फोर्स आप लगा रहे हो 5 न्यूटन की और जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हुआ है 2 मीटर, जिस केस में डिस्प्लेस कहाँ पे हुआ है, जिस तरफ डायरेक्शन लग रही है। सो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स है 5 न्यूटन इनटू में 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हमें पता है कि हम जूल लिखते हैं, तो ये 10 जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। कंसीडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही डायरेक्शन सेम है। अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड है, ठीक है, और बच्चे के पास एक टॉय कार है, मान लो ये कार है, वो पैरेलल है बिल्कुल ग्राउंड के। अब बेबी हैज़ एक्सर्ट, अब कार अपने आप तो चलेगी नहीं, बेबी को फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसने फोर्स एक्सर्ट की, जिस फोर्स लगाई, फोर्स मान लो यहाँ पे लगाई, तो ऑफ कोर्स है कि कार की डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ को होगी। इन दिस केस द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे वर्क डन आएगा जो कि एफ एस आएगा। इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स जो कि है पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन कैसे होता है, देखो कंसीडर द सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि आपके ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नाउ यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कोई फोर्स नहीं लग रही, मैंने पहले भी बताया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कोई फोर्स नहीं है। नाउ रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी, एफ इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब बॉल वाली एग्जांपल लेके चलो, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, अब हमें ये तो पता ही है, क्या बताए कि देखो वैसे हम देखें कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही, बट हमें पता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, तो क्या हो जाएगा, अब वर्क डन निकालो ज़रा, वर्क डन हो जाएगा एफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेगेटिव इनटू में एस, तो जो एफ एस है वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल है। और सिंपल लैंग्वेज में जब भी आपका इस केस में था डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और फोर्स इस तरफ, जब भी आपका एंगल 180 डिग्री का बनता है तो वहाँ पे कॉज एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, जब इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है एंगल की, तो वहाँ पे -1 लेते हैं हम, तो ये नेगेटिव वर्क डन की एग्जाम्पल है। वैसे तो अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखते हैं, अब बॉल ऐसे थोड़ा ना कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बॉल कंटिन्यूसली चलती जाती है, कंटिन्यूसली जो बॉल है वो चलती जाएगी, कभी ना कभी तो रुकती है। वो बॉल रुकती क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगती है। वो कौन सी फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड को है तो फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स वो लेफ्ट को लगेगी, राइट हैंड इस तरफ, ये लेफ्ट इस तरफ, तो एंगल बन रहा है 180 डिग्री। इस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट एस, मान लो कि ऑब्जेक्ट स्टॉप कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एस, इन सम सिचुएशन द वर्क डन बाय फोर्स इज टेकन नेगेटिव डोनेटेड बाय द माइनस साइन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताई। तो ये देखो, नाउ इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन द वर्क डन मे बी
इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क डन ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कब? जब आपका फोर्स नहीं हो रहा, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो वर्क डन के तीनों ही केसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल 10.2 लेते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg, 15 kg मास है, डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर है अबव द ग्राउंड। वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन क्या होता है भाई? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स तो दे नहीं रखी, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स क्या होती है आपकी? फोर्स जो होती है वो वेट के बराबर होती है। वेट क्या होता है? mg। तो फोर्स को mg लिख दो, mg इंटू में डिस्प्लेसमेंट। g की वैल्यू 10 लेके चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखी है, मैं डेसिमल रिमूव कर रही हूँ। मास है 15, इसको इससे कैंसिल करो तो 225 क्या आ जाएगी? यूनिट लगा दो तो 225 जूल क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, इसमें से बाकी तो रिटन वाला वर्क है, एक ही आपका न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। बुल्लॉक है, फोर्स है 140 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है भाई? 15 न्यूटन की, 15 मीटर। इसको कर लो सॉल्व, आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो हम 15 को 14 के साथ कर लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 4, 6 है ना, और यहाँ पे 5, 1, 0, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 1, 2, तो 210 जूल का आपने वर्क डन करा है बुल्लॉक ने। ठीक है, फोर्स से वर्क डन इतना करा है। अब आ जाओ एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, लाइफ विदाउट एनर्जी इज इम्पॉसिबल। क्या लाइफ एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल है? यस, नहीं है। हमारी जो लाइफ है वो एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल है, एनर्जी के बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकते। टू डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग, डिमांड एनर्जी की इंक्रीज हो रही है। क्या क्या फॉर्म हो सकती है एनर्जी की? सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स एनर्जी का। मान लो किसी दिन सूरज ना निकले, हमसे कोई भी काम नहीं हो पाएगा। मैनी ऑफ आर एनर्जी सोर्सेज सन से ही आते हैं हमें, या फिर हम एनर्जी जो एटम की न्यूक्लियाई, अभी ये आपने 4th चैप्टर में 3rd चैप्टर में कवर करा होगा, अर्थ के अंदर से या फिर टाइड से आती है। ठीक है, हम डिटेल में एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। द वर्ड एनर्जी इज ऑफन used in our daily life but in science it gave a definite and precise meaning। अब हमें जैसे वर्क और कॉमन लाइफ में और साइंस की लाइफ में वर्क में भी फ़र्क है। एनर्जी में क्या है? लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। व्हेन अ फास्ट मूविंग बॉल बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट। अब आपकी बॉल बहुत तेज़ है, मतलब उसके पास कैसी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जब आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, विकेट आपकी स्टेशनरी है, जब आपने बॉल को हिट किया वो काइनेटिक एनर्जी, बॉल में काइनेटिक एनर्जी थी, आपकी विकेट उसके कारण गिर गई। जो विकेट है वो आपकी पहले खड़ी थी, बाद में वो नीचे ज़मीन में ऊपर गिर जाएगी। Similarly, an object when raised to a height gets capacity to do work। देखो, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी में समझ आएगा कि when an object raised to a height it gets capability to do work। अगर जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को हाइट के ऊपर लेके जाते हैं ना, मान लो अभी करो, आपके पास पेन है, उसको थोड़ी हाइट पे लेके जाओ, उसको छोड़ो, आप देखोगे कि जो पेन है वो नीचे आएगा लेकिन थोड़ी स्पीड धीरे होगी। आप जो है पेन को बहुत हाइट पे ले जाओ, जितनी आपका हाथ है ना, जितनी हाइट पे आप लेके जा सकते हो उसको ले जाओ, उसको छोड़ो, आप देखोगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे आके गिरेगा। इसका मतलब हाइट के इंक्रीज़ करने से जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और ये जो एनर्जी देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम हाइट पे लेके जाते हैं ना ऑब्जेक्ट को, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अब आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये ना आप इन एग्जांपल से तभी रिलेट कर सकते हो जब आपको पोटेंशियल एनर्जी आती है। इनको बाद में देनी चाहिए थी लेकिन वो भी देख लेते हैं जब आपको पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी समझ में आ जाएगी। तो आप इस पैराग्राफ को एक बार फिर से रीड करना। मान लो आपके पास एक पीस है वुड का, उसके ऊपर नेल है,
अब हैमर को, अब देखो हैमर के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। जब आप फोर्स लगाओगे, मान लो आपके पास ये हैमर है, आपने क्या करा, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, हैमर ऊपर लेके जाओगे, एक हाइट पे लेके जाओगे, आपका ये वुड है, उसके ऊपर नेल है, आपको हैमर यहाँ पे पड़ा है, ये आपका हैमर है। अब क्या करना पड़ेगा, हैमर को ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी आप नीचे उसको मारोगे। तो मतलब कि जब उसको ऊपर उठाया, मेरा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, तभी जो है वो नेल जा पाया अंदर। ठीक है, आपने बच्चों का टॉय देखा होगा ना, आपने भी शायद उससे खेला होगा बचपन में। क्या होता है, कार होती है, उसके पीछे एक से की लगी होती है, उसको घुमाते हैं तो वो मूव करने लग जाता है। एक बैलून है, उसके अंदर एयर है, जब उसको कंप्रेस करते हैं वो अपनी शेप भी चेंज करता है, जब उसको ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो उसमें से फटने की आवाज़ भी आती है। However, if press balloon hard, it can explode, producing a blasting sound. In all these examples, the object acquired through different means, the capacity to of doing work and ability having capacity to do set to possess energy. अब आप काम कैसे कर सकते हो, जब आपके पास एनर्जी, मान लो आपने कुछ नहीं खाया, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, बट जब आपके पास एनर्जी है आप काम कर सकते हो। सो एनर्जी क्या होती है, दी कैपेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। However, does an object with energy however does an object with energy do work? An object that possess energy can exert force on another object. अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तभी ही वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। आपके पास एनर्जी नहीं है, आप एक चेयर भी नहीं उठा पाओगे, आपके पास एनर्जी, आप उसको उठा सकते हो, तो एनर्जी है तभी ही काम कर सकते हो। ठीक है, बट व्हेन दिस हैपन, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर्मर टू दी लेटर द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव एनर्जी थ्रू डू वर्क। अब आपने विकेट वाली एग्जाम्पल ली है ना, क्या था, आपके पास फोर्स थी, आपने बॉल के ऊपर अपनी जो एनर्जी लगाई और बॉल काइनेटिक एनर्जी में घूमती हुई विकेट के पास आके गिरी। विकेट पहले स्टेशनरी था, बट आपने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई तो क्या हुआ, विकेट भी जो है कुछ टाइम के लिए मोशन में आके गिर गया, है ना। तो इसका मतलब पहले वो स्टेशनरी था। हम अगर हमारे पास एनर्जी है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं। Thus the first object had capacity to do work. मतलब कि अब ऐसा थोड़ी ना कि बॉल भी अपने आप ही विकेट के पास गई, हमने फोर्स लगाई तभी ही है। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब कि हम में एनर्जी होनी चाहिए, जिस पर्सन को फोर्स लगानी है उसमें एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, The energy possessed by an object is thus measured in the terms of capacity doing work. The unit of energy क्या होती है, जूल के बराबर। तो वर्क को और एनर्जी को इतना रिलेट कर चुके हैं हम कि उनकी यूनिट दोनों की सेम ही होती है। और 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, 1000 जूल होते हैं। अब इसको मैं आपको सिखा देती हूँ, अभी कंफ्यूज नहीं होना। मान लो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब उसकी एनर्जी 200 जूल्स है, मैं कहूँ कि उसको किलो जूल में चेंज करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 को 1000 से, 200 को 200 से करना, 200 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इतने किलो जूल्स में आ गई। मान लो आपको दे रखा है 2 किलो जूल, इसको करना है जूल्स में, तो 2 इंटू में 1000 करोगे तो 2000 आ जाएगा, ये आपका हो गया जूल्स के में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो जूल भी एनर्जी की ही है और किलो जूल भी, बस ये छोटी यूनिट है, ये हायर यूनिट है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म्स। लकीली द वर्ड वी गिव एंड प्रोवाइड एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब हमें एनर्जी बहुत तरह की होती है, जैसे कि आप इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी पढ़ोगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। जब हम इनका सम कर देते हैं, पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी आपकी काइनेटिक होती है, पोटेंशियल होती है, जब इन दोनों का सम करते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी क्या होती है, हीट, केमिकल, बहुत सारी होती है। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अ मूविंग ऑब्जेक्ट काम कर सकता है,
ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन दी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। आप देखो, आपका फ्रेंड है और आप हो, दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, 15 मीटर 50 मीटर, दोनों को ही डिस्टेंस कवर करना है, दोनों को डिस्टेंस 50 मीटर का, आपको भी आपके फ्रेंड को भी। मान लो कि आपका फ्रेंड जो है वो धीरे धीरे चल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा टाइम लेके करेगा, और आप है कम टाइम में कर लोगे। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है ना, उसके बाद अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, कभी बार ऐसा होता है कि हम तेज चल रहे होते हैं और हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसको भी धक्का लगता है ना। मान लो आप इतनी तेज आ रहे हो, तो आप नोटिस करोगे आप जितनी ज़्यादा तेज आओगे ना, आपका ऑब्जेक्ट उतना ही दूर जाएगा जो रास्ते में पड़ा है, जिसको आप मारोगे टक्कर। तो आप अभी घर में करके देख लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, तेज़ी से आओ, वो ज़्यादा दूर जाएगा। और वहीं अगर आप धीरे धीरे आ रहे हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो वो ऑब्जेक्ट भी इतनी दूर नहीं जा पाएगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। मूविंग बुल्ट, blowing wind, rotating a wheel, spinning a stone can do work. How does build please the target? किस तरह से वो प्लीज करता है अपने टारगेट को। हाउ डज विंड मिल ब्लेड्स ऑफ, किस तरह से जो विंड है वो मूव करती है। विंड मिल आपने देखी होगी ना। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस एनर्जी एंड वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके अराउंड, एवरी ऑब्जेक्ट जो मोशन है कर रहा है, जो मूव कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। विदाउट काइनेटिक एनर्जी मूव नहीं कर सकता है। अब कोकोनट नीचे आ रहा है ना, नारियल, कार को आप तेज कर रहे हो, आप स्टोन को रोल कर रहे हो, फ्लाई एयर क्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट एक्सेट्रा, इनके पास सभी मूव कर रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट पास है जो मूव कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज़ होती है तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, या फिर जब स्पीड इंक्रीज़ होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग ड्यूरिंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। By definition, we can say kinetic energy of body moving with a certain velocity which is equals to the work done to make it acquire that velocity. अब ये क्या है, डेफिनेशन से वी कैन से हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके पास वेलोसिटी है जो कि वर्क डन के इक्वल होती है, एंड मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। देखो इसकी भी यूनिट ना जूल ही होती है। वर्क किसके रिलेटेड होता है, एनर्जी। एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की ही यूनिट क्या है, जूल। क्योंकि अगर एनर्जी वर्क से रिलेटेड है तो फिर एनर्जी की टाइप भी तो उसी से होगी, तो दोनों की यूनिट जूल ही होती है। लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इसकी इक्वेशन होती है अब देखो इससे समझते हैं, डायग्राम बना के। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो m है और वो a पॉइंट पे खड़ा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भाई 0 है, 0 ही होगी इस केस में, है ना। वो ऐसे उसको फोर्स लगाई आपने, वो मूव कर रहा है, तो वो यहाँ पे पहुँचेगा, मास सेम रहेगा, फाइनल वेलोसिटी होगी b पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक है। सो let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation. Consider an object mass m है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि u. Now it be displaced through a distance s. मान लो जो डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है उसको s मान लो। ठीक है। वर्क डन f, वर्क डन इज f। वर्क डन क्या है, एफ इंटू में डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट विल कॉज चेंज इन इट्स वेलोसिटी। जो वर्क डन करा है, फोर्स लगाई है और आपने जो डिस्प्लेसमेंट लगाया है, उसके कारण ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज आ रही है। क्यों, पहले यू थी इनिशियल वेलोसिटी जो कि अगर रेस्ट पे है तो 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी वी है। और मान लो कि एक्सेलरेशन तो हुआ है, क्यों, फोर्स लगी है तो भाई एक्सेलरेशन तो हुआ ही है ना। We study 3 equation of motion. The relation connecting the initial final velocity of an object moving with a uniform acceleration and the displacement is. इस equation में final initial velocity आ रही है आपके पास 2as, acceleration आ रहा है displacement की जो कि सभी इसी में है।
फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में टाइम भी आता है, टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं इस केस में। तो अगर मैं कहूँ एस की वैल्यू निकालो ज़रा, एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, एस इधर रहने दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a आ जाएगा। हमें अभी ये भी पता है अच्छे से, हमने चलो ठीक है जो एस है उसकी वैल्यू ले ली, फोर्स की वैल्यू, क्यों एफ एस सी क्यों ली, वेट क्या होता है एफ इंटू में एस, फोर्स हमने ले ली एम ए, क्यों फोर्स की वैल्यू एम में नहीं होती, आपने पढ़ाया है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं, आपने ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी निकाल ली है, इसको पुट कर दो बस। अब देखो क्या करोगे, ये ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a है। हमें पता है कि ये जो 2 है ये वेलोसिटी के नीचे भी है, इनिशियल वेलोसिटी के नीचे भी, फाइनल वेलोसिटी के नीचे भी है, तो मैं इसको वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो m है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब से, तो हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब मैंने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही है क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 कर दोगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये इनिशियल वेलोसिटी, ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, ओवरऑल पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, और ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी। इसको आप एम वी स्क्वायर 1/2 भी लिख सकते हो, क्यों, जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई हो रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन में 2, ऐसे भी है ऐसे भी है, ठीक है। तो इस तरह से डेरिवेशन होती है आपके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की। और वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपने करी है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, 1/2, मैं आपको अभी करवा देती हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। क्या इसका मतलब, ये क्या है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही होगा, और ये मैंने पहले ही करवा दिया, जो हमने न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैंने ये न्यूमेरिकल करवा दिया है, ठीक है। ये भी वैसे हमने कर ही लिया है, मैंने आपको करवा दिया है ऑलरेडी। पोटेंशियल एनर्जी अब हम देखते हैं, वर्क डन के न्यूमेरिकल्स नहीं हुए थे वो मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसके बाद हमने सारे ही किए हैं। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मैं आपको कह दूँगी पोटेंशियल एनर्जी तब ही आती है जब आप वर्क डन करते हो, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन करोगे तब ही आएगी। और हाइट अगर ज़ीरो है, हाइट अगर ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी भाई ज़ीरो ही होती है, इस बात को याद रखना। अब आप स्प्रिंग की एग्जांपल लो, पहले वो रेस्ट पे होता है, जब आप उस पर फोर्स लगाते हो थोड़ा कॉम्प्रेस होता है तो आपका वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, जब आप उसको छोड़ते हो तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक, तो ये जो है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इन दी अबव सिचुएशन वर्क डन गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन, एनर्जी स्टोर हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, क्यों, जब वर्क डन किया है। जब तक आप वर्क डन नहीं करते हो, फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तब तक आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। वर्क डन किया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर स्प्रिंग के केस में काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। The energy transferred to an object is stored as a potential energy. It is not used to cause a change in velocity or speed of the object. Potential energy कभी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसका जो है वेलोसिटी चेंज नहीं करती, वो फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है तब ऐसा होता है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी नहीं करती है। यू ट्रांसफ़र एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, अब रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, पहले वो रेस्ट पे है इनिशियली, जब आप उसको स्ट्रेच करोगे फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन किया आपने,
वर्क डन किया है तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। इस तरह से हो जाएगा, आपकी रबर बैंड स्ट्रेच हो जाएगी। जब आप उसको छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। डू यू वर्क वाइल विंडिंग अ की टू अ टॉय। जब आप वो टॉय कार चलाते हो ना, द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग जिसके अंदर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। पोटेंशियल एनर्जी दो रीज़न के कारण हो सकती है। एक तो पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि रबर बैंड की देखी। पोजीशन मतलब इस केस में हाइट आती है आपकी, तो वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइट वाला केस कैसे होता है। पोटेंशियल ये जो हमने ऊपर पढ़ी है वो एनर्जी किसके कारण पढ़ी है हमने, कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑब्जेक्ट के साइज शेप के कारण। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन या प्लेस के कारण कैसे होता है। इसी से आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव होता है। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स हाइट व्हेन इट इंक्रीज थ्रू हाइट। हमें पता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट के ऊपर लेके जाऊंगी ना तो उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है। जैसे कि पेन को फेंक के देखो, हाइट से ज़्यादा तेज गिरेगा, और थोड़ी हाइट से देखो तो वो थोड़ा धीरे गिरेगा। दिस इज बिकॉज द वर्क डन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी व्हाइल पुटिंग इट बीइंग रेज्ड। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए आप, तो नीचे कौन सी फोर्स लगी होगी भाई, mg फोर्स लग रही होगी उसको हम, और वो फोर्स किसके कारण है, ग्रेविटेशन के कारण, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज अ वर्क डन रेजिंग द ग्राउंड। तो जो मैंने आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी बताया कि आप उस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहे हो, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, एक हाइट पे लेके जा रहे हो, तो वो जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशन के कारण है, ग्रेविटेशनल। और ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज कर रही है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइन द वर्क डन इन राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड to point against gravity. It is easy to arrive an expression for potential energy through potential gravitational potential energy. आपने इस ऑब्जेक्ट को नीचे ग्राउंड पे रखा था, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। जब उसको एक हाइट पे लेके गए, नीचे कौन सी फोर्स लग रही होगी, mg फोर्स लग रही होगी, ऊपर यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी क्योंकि आपने वर्क डन किया है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मास, वो मान लो एक हाइट पे लेके गए आप उसको। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आपको फोर्स तो चाहिए ही होगी। वो फोर्स कितनी होती है उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। आप नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ोगे डिटेल में कि ये जो फोर्स होती है ये भी mg ही होती है। ये जो ऊपर फोर्स लगती है ना, ये भी mg ही होती है, तो आप उसको mg फोर्स से ही ऊपर लेके जा रहे हो। द मिनिमम एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी mg फोर्स ही होगी। ऑब्जेक्ट इक्वल वर्क डन। अब इस केस में वर्क डन क्या होगा भाई, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है इस केस में, नीचे को लग रही है mg और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाइट, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सिंस द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू mgh, एनर्जी mgh यूनिट क्या हो जाती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी mgh, उसकी यूनिट भी बेटा जूल ही होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट है पाथ पे, तो क्या कहना सही है? यस, पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। मान लो एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम हाइट है उनकी, एक पाथ को मैं सीधे लेके गई तो मेरा वर्क डन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई। एक पाथ को ऐसे 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 लेके गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, हाइट दोनों की ही इस केस में सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों में सेम है। इट डजेंट मैटर कि आप उसको घुमा फिरा के लेके जा रहे हो या सीधे ही लेके जा रहे हो, सेम वही कहानी इसमें लिखी हुई है। न्यूमेरिकल हो गए हैं हमारे, तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल? यस। कैसे वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्या कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंटेंसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
In the activity 10.13 and 10.10, we learn that the form of energy can be changed from one form to another form. एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही थी. ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे नहीं थी, नहीं, पोटेंशियल ही काइनेटिक में चेंज हो रही थी. और अगर आपकी पोटेंशियल 20 है तो काइनेटिक भी 20 होती है. मतलब कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं काइनेटिक 20 ही होती है. बेसिकली होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक में. क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो टोटल आपकी मैकेनिकल सिस्टम होता है ना एनर्जी, वो सेम रहती है. ठीक है. व्हाट हैपन टू द टोटल सिस्टम ऑफ एनर्जी? टोटल सिस्टम ऑफ एनर्जी क्या है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक टोटल सिस्टम ऑफ एनर्जी है. ठीक है. दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी को एक फॉर्म में, जैसे पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में हो सकती है. कभी भी एनर्जी फॉर्म नहीं होती या फिर एनर्जी क्रिएट नहीं होती. ठीक है. और उन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन के समय मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है. पहले बाद में मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता है. The law of conservation of energy is balanced in all situation for all kind of transportation. ऐसा नहीं यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है, सभी पे एप्लीकेबल है. मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, उसको वी मेड टू फॉल फ्री फ्रॉम ए हाइट. एक हाइट से हमने उसको छोड़ा, हाइट मान लो h है. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh. एंड काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या है? कुछ भी नहीं. वाई काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो? क्यों काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो? क्या आपको मोशन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा. दिस इज़ बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो. क्यों? काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है. द टोटल एनर्जी थस mgh. जो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh है. जैसे ही छोड़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी में कैसे हुआ है? वेलोसिटी इन्वॉल्व हुई उस ऑब्जेक्ट में. काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से आती है. एज द फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस, द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, बट उनका टोटल मैकेनिकल सिस्टम सेम रहता है. जब वो हाइट पे आ जाएगी तो हाइट ज़ीरो हो जाएगी. वी सबसे ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो, वी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी. बट जब आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम करोगे तो वो सेम रहेगा. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होगी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh प्लस 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी. इनको जोड़ दोगे सेम ही आएगा. द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज को टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. वी फाइंड दैट ड्यूरिंग दी फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन दोनों का अमाउंट क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होती है. मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हो? पोटेंशियल काइनेटिक को ऐड करके. Thus there is a continual transformation of gravitational potential energy. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? हाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है काइनेटिक एनर्जी में. अब हम देखते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है. डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? हम सब क्या सेम ही रेट पे काम करते हैं? रेट मतलब टाइम. डू मशीन कंज्यूम और ट्रांसफ़र एनर्जी? क्या मशीन लेती है या फिर एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है सेम रेट पे? देखो, अब मान लो ये है यहाँ पे कोई यंग पर्सन, यहीं पे कोई ओल्ड पर्सन है. दोनों को जो है डिस्टेंस ट्रेवल करना है 15 मीटर का, इसको भी 15 मीटर का करना है. और इनके पास जो ट्रॉली है ना, उसका वेट W है, इसका वेट भी W, दोनों का वेट भी सेम है. यंग मैन जो है वो पहले पहुंच जाएगा. ठीक है. और जो ओल्ड मैन है वो थोड़ा धीरे धीरे पहुंच जाएगा. वेट मतलब कि न्यूटन. इसका वेट क्या होता है भाई? mg होता है. mg मतलब कि न्यूटन.
इस केस में आपकी वर्क डन निकालो, ये हो जाएगा W इंटू में 50, मतलब वर्क डन तो दोनों में ही सेम है लेकिन टाइम तो डिफरेंट है ना, तो पावर किसके पास ज़्यादा है, इसको टाइम कम लगा है तो इसके पास पावर ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अ स्ट्रॉन्गर पर्सन में डू सर्ट, अब मान लो आप वीक हो, आपका फ्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको कहूँ चेयर्स ले आ जाके, तो आप सिर्फ एक उठा पाओगे, वो शायद दो भी उठा ले। अ मोर पावरफुल व्हीकल अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम। अब साइकिल से जाओ, कार से जाओ, कौन पहले पहुंचेगा भाई, कार, है ना। We talk of power of machine like motorbikes and motor cars. The speed of these vehicles changed energy or work basis for their classification. Power measured the speed of work done. मतलब वर्क डन तो दोनों के केस में सेम होगा लेकिन वो स्पीड मेजर करती है कि वर्क डन करा किससे, उसको पावर कहते हैं। पावर फिर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में टाइम, ये होता है आपका पावर। ठीक है, ये यूनिट आपको जेम्स वॉट ने दी, इसकी यूनिट वॉट होती है। वर्क डन की जूल अपॉन में एस, इसको हम कह देते हैं वॉट। हैविंग द सिंबल 1 वॉट, जैसे कि 1 वॉट किसके बराबर होगा भाई, जूल अपॉन में टाइम, 1 जूल अपॉन में 1 टाइम, टाइम हम सेकेंड में लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाती है, 6 सेकेंड -1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब जैसे हमें पता है कि 1 किलोवाट 1000 जूल के बराबर है, इसी तरह से जो 1 किलो जूल है वो 1000 जूल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, किलोवाट अब जूल नहीं कहेंगे, किलोवाट। द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम, दिस मीन्स द एजेंट में डूइंग वर्क एट डिफरेंट डेट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो पता ही है कि डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में वर्क दोनों, मतलब अगर आपके पास टाइम सेम है दोनों के पास, आपके पास मतलब डिस्प्लेसमेंट सही है, सेम है, आपके पास वेट भी सेम है, बट आपके टाइम में वेरी आ रहा है तो वो पावर है। वी ऑब्टेन एवरेज पावर। अब एवरेज पावर कैसे होती है, टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमने करे हुए हैं, वो हम नहीं करेंगे। अब आपका चैप्टर होता है डन। एक बार हम पॉइंट्स टू रिमेंबर को रीड आउट कर लेते हैं। वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। 1 यूल क्या होता है, 1 न्यूटन की फोर्स और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी 0 इफ़ कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है और फोर्स भी अगर किसी केस में 0 है तब वर्क डन 0 होता है। एनर्जी क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट में कैपेसिटी है वर्क करने की, एनर्जी की यूनिट वर्क की यूनिट की ही होती है, वर्क की यूनिट जे होती है, मतलब कि जूल होती है, एनर्जी की भी यही होती है। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, वो इस फॉर्मूला से आती है। एनर्जी जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, शेप के कारण चेंज होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब हम उसको एक मास है उसको एक हाइट पे रेस करते हैं तो अर्थ की वर्क डन, फोर्स अर्थ लगा रहा है, वेट लगा रहा है, mg होगा, तो mgh एक्सप्रेशन हमें पोटेंशियल एनर्जी देती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिक, मतलब ऐसे चेंज होते जाते रहते हैं। कभी भी इसको बनाया डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जो टोटल एनर्जी है और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में, उनके जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम रहती है। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, केमिकल एनर्जी, और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। पावर को क्या कहते हैं, पावर इज़ डिफाइन द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन किस रेट से, किस टाइम से कर रहे हो। ऐसे यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट। 1 वॉट मतलब कि 1 जूल 1 सेकेंड, आपने जो एनर्जी कंज्यूम करी है उसको 1 सेकेंड में करा है। और जो पावर है वो वर्क डन अपॉन में टाइम होती है, पावर एनर्जी अपॉन में टाइम भी हो सकती है कि उसने 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, 1 जूल। वर्क डन, देखो वर्क डन और एनर्जी इक्वल है
तो वर्क डन में की जगह मैं एनर्जी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इस बैक एक्सरसाइज में मुझे लगता है न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल है और ये 2-3 न्यूमेरिकल ही है बस, मुझे लगता है। ये 4, 5 थोड़े से न्यूमेरिकल ही है बस, और ये 6 है ना, थोड़े से न्यूमेरिकल है। और बुक के इंटेक्स मैंने एक्सरसाइज में कम दिए हुए हैं, और अंदर जो एक्सरसाइज है इंटेक्स क्वेश्चंस उसमें न्यूमेरिकल्स हैं आपको। तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस की समझ में आ जाएगा। पहली बार हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो कई बार समझ में नहीं आती है, प्रैक्टिस से ही आएगा।